नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुंबई में राहुल गांधी की सभा को ट्रैफिक पुलिस की नो अनुमति न देने के पीछे बताई बड़ी वजह। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महिलाओं पर अत्याचार, प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देना बंद करो। खबर में आगे जिक्र होगा बिहार का, मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता और आखिर नीतीश कुमार पर भड़क गए हैं तेजस्वी यादव, क्यों भड़के हैं आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि कोलकाता घटना के बाद यूपी में हड़ताल पर निजी चिकित्सक ओपीडी बंद कर किया प्रदर्शन। और इसी के साथ आगे ये भी जिक्र होगा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे आरा, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजा कर किया उनका स्वागत। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि अगर आप भी खुलकर करते हैं इंडिया अलायंस का समर्थन तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में राहुल गांधी की सभा को ट्रैफिक पुलिस की नो और अनुमति न मिलने के पीछे बताई ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत 20 अगस्त मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में करने वाली है। पार्टी ने बारिश के मौसम को देखते हुए इसके लिए पार्टी ने वाटरप्रूफ पंडाल लगाया और ये सभा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर होगी। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत महाविकास अघाड़ी के दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने 20 अगस्त को बीकेसी में आयोजित होने वाली कांग्रेस सभा पर अपनी आपत्ति एमएमआरडीए को भेजी है। ट्रैफिक पुलिस ने एमएमआरडीए से कहा है कि सायन रेलवे स्टेशन पर बना रोड ओवर ब्रिज के बंद होने की वजह से पूरा ट्रैफिक बीकेसी से होकर गुजरता है और यही वजह है कि बीकेसी में वाहनों का जाम बढ़ गया है और वीक डेज के दिन सभा आयोजित करने की वजह से ट्रैफिक पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। एक अधिकारी ने बताया कि चल रहे मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से पहले ही बीकेसी में ट्रैफिक के लिए रास्ते पहले की तुलना में छोटे हुए हैं। कांग्रेस की सभा में कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग आने की संभावना है और ये सभी मुंबई और आसपास के ज़िलों में बीकेसी पहुंचेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। बता दें कि सायन आरओबी के बंद होने के बाद से अब तक बीकेसी में किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई सभा या रैली आयोजित नहीं की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मुंबई में दहाड़ने वाले थे राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने अनुमति नहीं दी और उसके पीछे जाम लगने को वजह बताया और उन्होंने भी ये माना कि 20,000 लोग तो कम से कम आ ही जाएंगे। तो दोस्तों, जलवा कायम है यहाँ पर राहुल गांधी को और जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी या फिर यूँ कहिए कि इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के लिए डर स्वाभाविक भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिलाओं पर अत्याचार, प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देना बंद करो। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हुई क्रूरता की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब देश में आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाएगा तो फिर महिला सुरक्षा की उम्मीद किससे की जा सकती है। प्रियंका गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ हुई क्रूरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और इस समय देश भर की महिलाएं दुख और गुस्से में हैं। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो देश की महिलाएं देखती हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं, उनकी बातों पर उपायों में कितनी गंभीरता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्यमंत्री को खुद कुछ नहीं पता रहता, आखिर नीतीश कुमार पर क्यों भड़क गए तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराध को लेकर सरकार को फिर घेरा है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इकबाल समाप्त हो चुका है और उन्हें कुछ आता पता नहीं होता। अधिकारी जो बोलते हैं कहते हैं वही नीतीश कुमार करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश के अन्य राज्यों के पास एक मुख्यमंत्री होता है, बिहार देश का इकलौता राज्य है जिसके मुख्यमंत्री के पास अपनी निजी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक राज्य है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे बिहार में चाहे आग लग जाए, हाहाकार मच जाए, लोग कानूनी व्यवस्था की बदतर स्थिति में त्राहिमाम हो जाए, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें केवल अपने लिए जीवन पर्यंत मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए, उसके लिए फिर चाहे कितने ही करोड़ बिहार वासियों का भविष्य बर्बाद हो जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा है, इसीलिए बिहार में अपराधियों को किसी का खौफ नहीं रह गया है। वो कहते हैं ना, मैं किसी को फंसाता हूँ ना बचाता हूँ, लेकिन चुनाव में जब जरूरत होती है तो किसी को जेल से बाहर निकलवा लेते हैं, फिर अंदर करवा
करवा देते हैं। उन्होंने अपराध के मसले से निपटने के लिए विशेष योजना बनाने और पुलिस को हर तरह से लैस करने पर भी जोर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोलकाता घटना के बाद यूपी में हड़ताल पर निजी चिकित्सक ओपीडी बंद कर किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के मामले में विरोध में आंदोलन तेज पकड़ चुका है और अब जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पर है। पीलीभीत में शनिवार को सुबह राजकीय मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित जिला अस्पताल में जूनियर व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पहुंचे, लेकिन वो ओपीडी के अपने कक्षों में नहीं गए बल्कि ओपीडी में तालाबंदी कर दी गई। इससे जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को मायूस होना पड़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आईएमए शाखा से जुड़े डॉक्टरों ने भी अपने अपने अस्पतालों क्लिनिकों पर सुबह 6 बजे से चिकित्सा कार्य बंद कर दिया और आईएमए डॉक्टरों की हड़ताल रविवार को सुबह 6 बजे तक जारी रखने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर आ चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पहुंचे आरा, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, बिहार के आरा में शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पहुंचे और यहां वो संदेश विधानसभा की राजद विधायक किरण देवी के दिवंगत ससुर भुवनेश्वर सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। लालू यादव करीब 1 घंटे तक किरण देवी के अगीवांग स्थित पैतृक आवास पर मौजूद रहे। इस दौरान लालू यादव ने राजद विधायक किरण देवी के दिवंगत ससुर भुवनेश्वर सिंह यादव की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बताया जाता है कि संदेश की आरजेडी विधायक किरण देवी और उनके पति पूर्व विधायक अरुण यादव लालू प्रसाद यादव परिवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं। लालू यादव का उनके आवास पर आना जाना भी रहता है और वहीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे लालू यादव ने वहां मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और उनका हौसला भी बढ़ाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उदयपुर हिंसा को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की बड़ी अपील और सचिन पायलट ने भी दिया इस पर अपना बयान। जी दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के 2 छात्रों के बीच झगड़े ने विकराल रूप ले लिया और इसके चलते प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू करने के साथ साथ इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। वहीं स्कूल और कॉलेज की छुट्टी भी कर दी गई है। बता दें कि एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से वार किया। घटना को लेकर शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। लोगों ने प्रदर्शन कर बाजार बंद करवा दिए और इस दौरान धर्मस्थलों पर पत्थर फेंकने के साथ ही कई जगह पर तोड़फोड़ की गई। 2 जगहों पर वाहनों में आग लगा दी तो 4 अन्य जगहों पर वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। आरोपी छात्र को हिरासत में लिया, वहीं उसके पिता को गिरफ्तार किया है। इस सांप्रदायिक घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि उदयपुर में बने सांप्रदायिक तनाव के हालात चिंताजनक हैं। मैं सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने भी उदयपुर घटना को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उदयपुर में बने तनावपूर्ण हालात चिंताजनक हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप सभी एकता, भाईचारा व शांति बनाए रखें एवं किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। मैं सरकार एवं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी से मिले फॉक्सकॉन प्रमुख यांग लू, भारत में तकनीकी नवाचार के भविष्य पर की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में तकनीकी नवाचार के भविष्य पर बात की गई है। यहाँ पर फॉक्सकॉन के प्रमुख यांग लू ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, जिस दौरान भारत और दुनिया में तकनीकी नवाचार के भविष्य को लेकर चर्चा की गई। फॉक्सकॉन भारत में एप्पल आईफोन का अनुबंध निर्माता है। अनुमान है कि ये देश में 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है और भारत में कंपनी का कुल निवेश 9 से 10 अरब डॉलर के बीच होने का अनुमान है। और इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि आज सुबह फॉक्सकॉन के प्रमुख यांग लू से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने भारत और दुनिया में तकनीकी नवाचार के भविष्य पर दिलचस्प बातचीत की। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह सहयोग देकर भारत के तकनीकी उद्योग को एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए तैयार किया जा सकता है। इससे पहले लियो ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उनसे प्रदेश में निवेश के साथ ही हैदराबाद में अपना स्थानीय मुख्यालय स्थापित करने का आग्रह किया है। भारत दौरे पर आए लियो को इस साल 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों,
आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उज्जैन में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, हजारों लोगों ने घेरा कलेक्ट्रेट, बीजेपी सरकार की नीतियों पर बरसे दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन में जोरदार प्रदर्शन किया। शहीद पार्क पर आयोजित इस आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस जन कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और इसके साथ ही नर्सिंग घोटाला, नीट एग्जाम फर्जीवाड़ा, शिप्रा नदी के प्रदूषित होने और विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भाजपा से जुड़े नेताओं को प्रतिबंध के बाद भी गर्भगृह में एंट्री दी जा रही है। इस सब के खिलाफ कांग्रेस ने शहर में हल्ला बोल आंदोलन का आयोजन किया था। प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के युवाओं में आज जोश देखने को मिल रहा है। सीएम के घर पर जो हल्ला बोला उसके लिए बधाई। उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में गए लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि डरता वो है जिन्होंने कांग्रेस से खूब कमाया और खाया है, और जब लड़ने का मौका आया तब बीजेपी में शामिल हो गए। दिग्विजय सिंह भाजपा सरकार को लुटेरा करार देते हुए कहा कि मोदी देश को खूब लूट रहे हैं। मोदी ने 10 साल में बड़े उद्योगपतियों के 12.5 लाख रुपए, जो 12.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को माफ कर दिया। सिंह ने कहा कि बिजली बिल को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक नया मीटर आया है जो 1000 का बिल 4-5 हजार का देगा। इसी दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम को महाकाल की नगरी में शराब का व्यवसाय बंद करवाना चाहिए। इसके होने पर नागरिक अभिनंदन करेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कहा कि ये माफिया सरकार है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ गए हैं, जमीन महंगी हुई है और इंदौर में जमीन भी ले रहे हैं। क्या आप अली बाबा 40 चोर हो जो प्रदेश को लूटने में लगे हो? सरकार कर्ज में डूबी है, मंत्री आए और सीएम कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर उठे सवाल, कांग्रेस बोली मोदी ने दिखाई अपनी कुंठा। जी हां दोस्तों, देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान लाल किले पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सफेद कुर्ता पैजामा पहने राहुल गांधी को ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच 5वीं पंक्ति में सीट दी गई थी। ये पहली बार था जब राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे। न सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने नेता को पिछली पंक्ति में बिठाए जाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। और एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं पंक्ति में बैठे या 25वीं या 50वीं में बैठे। वो जननायक हैं, वो उसी शिद्दत से जनता के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। सुनेत ने कहा कि पहली पंक्ति में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं पंक्ति में नहीं बैठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट 5वीं पंक्ति में ही थी। और उन्होंने कहा कि एक बेवकूफ़ी का बयान रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या ये सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण और जयशंकर नहीं देना चाहते थे? आपके बयान आपकी कलई और पोल खोल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, बैठ सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर बड़ी खबर आ गई है और राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाया गया, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लाल किले पर पीएम मोदी की स्पीच पर संजय सिंह बोले कि भारत के प्रधानमंत्री 24 घंटे इतनी ज़्यादा नफरत में डूबे होते हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि पीएम के भाषण में देश के लिए कोई विजन नहीं था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने पर लगाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 15 अगस्त का भाषण किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक विजन होता है। देश के लिए वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा कि उन्हें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए थी कि कैसे वो देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएंगे, कैसे देश के लोगों का विकास करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, कैसे महंगाई को कम करेंगे और कैसे किसानों को फसल का दाम मिलेगा। लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई, वही गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हुआ। आम आदमी पार्टी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाषण में जो मैंने सुना कि वो पूरी ऊर्जा विपक्ष को टारगेट करने पर लगाते हैं। एक आध दिन तो बख्श देना चाहिए ना। संसद में गालियां देते हैं, रैलियां करते हैं तो गालियां देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 24 घंटे इतनी ज़्यादा नफरतों में भरे हुए हैं कि वो देश की तरक्की के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद ने आगे कहा कि उनका एक ही मकसद है, विपक्ष को आरोपित करो और उन्हें गालियां दो। अफसोसजनक बात यह है कि आज का भाषण प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, जैसे मालूम पड़ता है कि किसी नफरतों से भरे हुए व्यक्ति का भाषण था। तो दोस्तों, तीखी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर दे डाली है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और अगर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, गुरुग्राम फरीदाबाद समेत 29 सीटों पर मतदान के तारीख जारी। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में एक चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे और वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। वहीं मतों की गिनती 4 अक्टूबर को हो रही है। फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने जजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में उसने समर्थन वापस ले लिया। दोस्तों, हरियाणा के सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। सोनीपत 1 अक्टूबर, महेंद्रगढ़ 1 अक्टूबर, रेवाड़ी में भी 1 अक्टूबर, गुड़गांव में 1 अक्टूबर, मेवात में 1 अक्टूबर, पलवल में 1 अक्टूबर, फरीदाबाद में 1 अक्टूबर और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर। दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी टूट गया है। बीते कुछ समय पहले यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर दोनों पार्टियों में असहमति थी। उसके बाद जजपा ने बीजेपी से अलग होने का ऐलान कर दिया। बाद में निर्दलीय विधायकों के समर्थन के दम पर बीजेपी की सरकार बनी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व सांसद ने थाम लिया कांग्रेस का दामन। जी दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी को झटका लगा है। महाराष्ट्र के भंडारा से बीजेपी के पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने शुक्रवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया और इसे महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि नाना पटोले की अगुवाई में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। भंडारा बीजेपी के पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले को लिखे त्यागपत्र में भारी मन पार्टी छोड़ने पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि अब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का युग खत्म हो चुका है। भंडारा जिले परिषद के अध्यक्ष रहे पटले ने 2004 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल को हराया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो भूल गए हैं आज़ादी की कीमत, उन्हें बांग्लादेश के हाल से सीखना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बड़ा बयान। जहां दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी कीमती है। वो गुरुवार को नई दिल्ली में स्वाधीनता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने 1950 में संविधान अपनाया और इसका अनुसरण किया। यही वजह है कि हमारी स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल नहीं है। स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है, अतीत की कहानियों से समझा जा सकता है। सीजेआई ने कहा कि ये दिन हमें संविधान के सभी मूल्यों को साकार करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में देश ने क्या झेला ये सभी जानते हैं। हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए वकालत तक छोड़ दी थी। सीजेआई ने कहा कि मेरा अनुभव है कि अदालतें सारी मेहनत आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए करती हैं। गांव से लेकर महानगरों तक के मुकदमा करने वाले लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पिछले साल मैंने बुनियादी ढांचे में सुधार के बारे में बात की थी। हमने पिछले 6 महीनों में कई बुनियादी उपाय किए हैं। फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट का विस्तार किया गया, बार की महिला सदस्यों के लिए नया लाउंज बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है, हमें इस दिशा में और भी कदम अभी करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और ये कहिए कि एक बहुत बड़ा सुविचार दे दिया है भारत के चीफ जस्टिस ने। और डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर भूल गए हैं जो लोग आज़ादी की कीमत, तो उन्हें बांग्लादेश के हाल से सबक ले लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
तरफ पहले सीएम फेस का ऐलान और फिर करेंगे चुनाव प्रचार। उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सहयोगियों से की यह अपील। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के गठबंधन सहयोगी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बयान देते हुए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी द्वारा घोषित किसी भी उम्मीदवार का बिना शर्त समर्थन करेगी। उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी की एक मीटिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया कि इस साल के आखिरी में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक लड़ाई होगी। ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के सीएम चेहरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और मैं गठबंधन के सभी नेताओं से अपील करता हूं, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो या शरद पवार हो, वो सीएम के लिए अपनी पसंद की घोषणा करें और मैं बिना शर्त उनका समर्थन करूंगा। उन्होंने महाविकास अघाड़ी सहयोगियों से गुजारिश की कि वो पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करें और फिर प्रचार अभियान की शुरुआत करें। उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सहयोगियों से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करने और फिर प्रचार शुरू करने की गुजारिश की है।